तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन काफी समय तक प्रैक्टिस करने के बाद बाहर निकल आता है। अब वो देखने में पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद अगले सीन में हम कुछ गार्ड्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो अपने साथ कुछ सामान लेकर सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपने साथ चल रहे लड़के से कहता है कि इस बार तुम मेरे साथ हो, इसलिए अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। इस पर दूसरा आदमी भी बोलता है कि हम जो आइटम लेकर जा रहे हैं वो काफी कीमती है, अगर हमने इसे सही सलामत डिलीवर कर दिया तो हमारा बॉस बहुत खुश हो जाएगा। तब वो लड़का जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब हमें तियानसुई सिटी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन का समय लगेगा। हम ये आइटम बहुत आसानी से वहां डिलीवर कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी काफी अलर्ट होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उस लड़के को अपने सामने कोई नजर आता है। वो और कोई नहीं बल्कि लिन होता है। उसे देखकर वो लड़का अपने एक आदमी को लिन को चेक करने के लिए भेजता है। वो आदमी लिन के सामने आकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिन बिल्कुल भी नहीं डरता। तब वो आदमी लिन से कहता है, तुम देखने में तो काफी वीक लगते हो, लेकिन इस तरह हमारे रास्ते में क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए? इस पर लिन अपना नाम बताते हुए कहता है, मेरे पास कुछ बेसिक स्किल्स हैं। मैं कुछ पैसे कमाने के लिए तियानसुई सिटी जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता सकते हैं? लिन की बात सुनकर वो लड़का कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वैसे भी हम सब तियानसुई सिटी ही जा रहे हैं। अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है। फिर वो भी उनके साथ आगे की ओर चल पड़ता है। इसी दौरान लिन अपने टैलिस्मैन को रिफाइन करने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वो जेड टैलिस्मैन के अंदर लिखे आखिरी टैलिस्मैन को भी सफलतापूर्वक रिफाइन कर लेता है। फिर वो इसके बारे में सीतुनान को बताता है। इस पर सीतुनान कहता है, ये टैलिस्मैन पहले से ही सैक्रिफाइस हो चुका है, इसलिए अब यहां एक डेनबाओ बन गया है। ये सुनकर लिन हैरानी से कहता है, डेनबाओ तो काफी अच्छा होता है। तब सीतुनान उसे समझाता है कि डेनबाओ एक ऐसा मैजिक वेपन होता है जिसमें बेहद ज्यादा ऑफेंसिव पावर होती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सुंडाजू एक बहुत बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक मैजिक वेपन था, फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। वो आगे कहता है, अगर मुझे इसके बारे में नॉलेज ना होती तो ये ट्रेजर उसी के बैग में ही नष्ट हो गया होता। सीतुनान की बात सुनकर लिन कहता है, मैं तो पहले से ही काफी परफेक्ट हो चुका हूं। अगर हम तियानसुई सिटी में हाई क्वालिटी मटेरियल ढूंढ लें और साथ ही हेवनली पर्ल को भी इंप्रूव कर लें तो क्या हम फाउंडेशन जल्दी बना पाएंगे? इस पर सीतुनान जवाब देता है, हाँ, ये काफी जल्दी हो सकता है। फिर वो लिन से पूछता है कि तुम्हें अभी कितने समय तक प्रैक्टिस करनी होगी? सीतुनान आगे कहता है, अगर तुम जल्दी कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि तुम सोल एब्जॉर्ब करने वाली ट्रिक का इस्तेमाल करो। लेकिन लिन इस बात के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से किसी इंसान की जान जा सकती है। लिन की बात सुनकर सीतुनान थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में वीक हमेशा स्ट्रांग का शिकार बनता है। ये पूरी तरह नॉर्मल है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन उन सभी गार्ड्स के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे उनके चारों ओर ब्लैक ऑरा दिखाई देने लगता है। इससे उसे लगता है कि आने वाले समय में जरूर कोई बड़ी तबाही होने वाली है। लेकिन तभी वो देखता है कि मिस्टर ली के आसपास भी डार्क ऑरा दिखाई देने लगता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और तुरंत ल्यू से कहता है, तुम्हारे पास भी डार्क ऑरा है? लेकिन अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस्टर ली को और भी बाकी लोगों के आसपास डार्क ऑरा दिखाई देने लगता है। इस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो ल्यू से कहता है, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर ली लिन के ऑरा को भी एनालाइज करना चाहता है, लेकिन तभी वो कहता है, मैं इसमें उतना अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं इसे ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहा हूं। तभी अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं और वे उनके एक आदमी पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ल्यू और उसके साथ मौजूद बाकी लोग तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब खुद माउंटेन सेक्ट का एक मास्टर भी वहां पहुंच जाता है। वो ल्यू से कहता है, तुम्हारे पास जो भी आइटम है वो सब मुझे सौंप दो। लेकिन ल्यू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो उनके साथ लड़ने के लिए भी रेडी हो जाता है। इसके बाद अचानक कोई छुपकर उनके लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लिन अपने पावर का इस्तेमाल करके उस छुपे हुए आदमी को देख लेता है और तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त जंगू है। ये देखकर मिस्टर ली ल्यू से कहता है, तुम इन्हें वो आइटम दे दो। वैसे भी तुम और मैं तो साधारण लोग हैं, हम इमॉर्टल कल्टीवेटर्स से कैसे लड़ सकते हैं? मिस्टर ली की बात सुनकर ल्यू भी मानने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने पास मौजूद स्पिरिट ट्रेजर उन्हें देने ही वाला होता है। लेकिन तभी लिन उसे उसके हाथों से छीन लेता है। ये देखकर माउंटेन सेक्ट का वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे लिन पर हमला करने आ जाता है। लेकिन तभी लिन अपने डेनबाओ की पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही झटके में उसे मार देता है।
इसके बाद लिन जंगू से कहता है, तुम्हारा पुराना दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर भी क्या तुम मुझसे मिलने बाहर नहीं आना चाहते? इसके बाद जंगू सामने आता है, लेकिन वो लिन से कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, इसलिए तुम स्पिरिट ट्रेजर मुझे सौंप दो। ये सुनते ही लिन समझ जाता है कि जंगू के साथ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इस बारे में उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता। इसके बाद जंगू लिन पर फ्लाइंग स्वॉर्ड से हमला करता है। लिन समझ जाता है कि वो इस अटैक को आसानी से नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो अपने डेनबाओ की पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि माउंटेन सेक्ट का वो मास्टर लिन के अटैक को रोक नहीं पाता और आखिरकार लिन के डेनबाओ की पावर से मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिन उस मास्टर की फ्लाइंग स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। अब उसे एहसास होता है कि अगर वो लाइफ एंड डेथ के बीच में ट्रेनिंग करता है तो उसे केवल फायदा ही होगा और कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही वो कल्टीवेशन के असली रियल वर्ल्ड को भी समझ पाएगा। अब उस मास्टर के बाकी सभी लोग लिन से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जंगू लिन से पूछता है, क्या वो सच में मारा गया? इस पर लिन जवाब देता है, तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, क्या तुम ये सब उसी की वजह से कर रहे थे? ये सुनकर जंगू सबसे पहले अपने शरीर के अंदर मौजूद जहर को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका ईविल मास्टर सच में मारा जा चुका है। इसके बाद जंगू लिन से कहता है, यहां बात करने के लिए सही जगह नहीं है। फिर वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को मारना चाहता है ताकि कोई भी इस घटना के बारे में किसी को ना बता सके। लेकिन लिन समझ जाता है कि जंगू क्या करना चाहता है। हालांकि जंगू ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि इस जगह पर प्राइवेट फाइट करना मना है और बाहर के कल्टीवेटर्स यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी आगे बढ़ते हुए गेट के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां एक और मास्टर आ जाता है जिसकी आंखें देखने में बिल्कुल लाल लग रही होती है। ये देखकर जंगू लिन से कहता है, वो रेड इंसेक्ट सेक्ट से है। इस सेक्ट के लोग पूरे इलाके में फैले हुए हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि उस आदमी के पास एक कॉफिन भी होता है। उसे देखकर जंगू कहता है, इसके अंदर एक डेड बॉडी है, लेकिन असल में ये एक डॉल से बनाई गई है। अब इसी के साथ हमें पता चलता है कि यही चीज असल में रेड इंसेक्ट सेक्ट का असली राज है। इंसेक्ट सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक होती है जिसकी वजह से जिस डिसाइपल के पास जितनी ज्यादा पावर होती है उसकी डेड बॉडी भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल बन जाती है। लेकिन असल में उन्हें यह नहीं पता था कि आखिर किस वजह से यह रिचुअल गॉड यहां पर आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसी तरह बात करते हुए अंदर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन अकेले में अपने पावर का इस्तेमाल करके फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं होता। जब भी लिन उस पर अपनी पावर यूज करता, फ्लाइंग स्वॉर्ड उससे बचकर भागने लगता। इसके बावजूद लिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो सीतुनान से पूछता है, क्या इसे रिफाइन करने का कोई तरीका है, क्योंकि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड तो मुझ पर ही अटैक करने की कोशिश कर रही है। इस पर सीतुनान जवाब देता है, मेरे पास एक तरीका तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे यूज करने की हिम्मत करोगे। ये सुनकर लिन पूछता है, ऐसा क्यों? तब सीतुनान उसे बताता है, इसे ब्लड ट्रेनिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें तुम्हें अपनी तलवार को ट्रेन करने के लिए अपना ही खून ऑफर करना होगा। इसी के बाद तुम इस स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाओगे। वो आगे कहता है, लेकिन अगर इस दौरान फ्लाइंग स्वॉर्ड ने तुम पर अटैक कर दिया तो ये किसी भी मैजिक वेपन से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। इसके बावजूद लिन को जरा भी चिंता नहीं होती और वो इस तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। तब सीतुनान कहता है, तुम खुद को इतनी बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हो। अगर तुमने यही पावर किसी और पर यूज की होती तो अब तक तुम अपना फाउंडेशन बना चुके होते। इसी बीच हम देखते हैं कि लिन को बुलाने के लिए जंगू वहां आ जाता है, लेकिन लिन उससे कहता है, मैं अभी बिजी हूं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर मो मास्टर टंग के पास पहुंचा हुआ होता है। वहां वो उसे एक मैजिक वेपन दिखाते हुए कुछ कहता है। इस पर मास्टर टंग जवाब देता है, मैंने सिटी के अंदर फाइट ना करने का फैसला किया है, इसलिए मैं यहां कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं इस मैजिक वेपन के लायक नहीं हूं। फिर वो आगे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है और उसी पावर से वो एक बेहद ताकतवर स्वॉर्ड गार्ड को समन कर लेता है। ये देखकर सिटी के सभी लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उसकी ताकत देखकर उसके अपने लोग भी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर मो उससे कहता है, प्लीज तुम मेरे डिसाइपल्स का बदला ले लो। ये सुनकर वो आदमी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो तो लेफ्ट